मैं हूँ विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज हम NCERT साइंस कक्षा 7 का जो अध्याय 6 है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले 5 अध्याय हो चुके थे, तो आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। 6वां चैप्टर है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसको हम बताते चलेंगे। आप उसको नोट करते चलिएगा या आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर दिया है कि शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। तो आप घर में देखे होंगे जब भी कोई व्रत रहता है तो माता जी क्या करती हैं, शक्कर और नींबू का क्या बनाती हैं, एक विलयन बनाती हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही जमाना भी एक परिवर्तन है। तो ये किस प्रकार के परिवर्तन है हम आगे जानेंगे कि क्या होता है भौतिक परिवर्तन और क्या होता है रासायनिक परिवर्तन। वहाँ पर आप समझ जाएंगे कि ये जो शक्कर का विलयन है ये रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही जमना भौतिक है या रासायनिक परिवर्तन है। धीरे धीरे आप ये सब जान जाएंगे कि क्या होता है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है, दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। खींचा हुआ रबड़ बैंड भी किसी परिवर्तन को ही प्रदर्शित करता है। तो ये सभी कुछ ना कुछ ये सब परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। इस अध्याय में कुछ क्रियाकलाप करके इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। व्यापक रूप से ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रासायनिक परिवर्तन और एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो इन्हीं दोनों चीज़ का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो पहला क्रियाकलाप है, तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हम क्या हमारे पढ़ने लायक है, जहाँ से जो है क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है एग्ज़ामों में, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसको आप पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास किताब होगा कक्षा 7 का साइंस का, बस समझने के लिए पढ़ लीजिएगा। बस हमें जानना है कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो हमने जो अभी क्रियाकलाप 6.1, 2, 3 ये सब देखे हैं, उसमें क्या बताया है। क्रियाकलाप 6.1, 6.2 में आपने देखा कि कागज़ और चौक के आमाप मतलब साइज में परिवर्तन हो जाता है। और क्रियाकलाप 6.3 और 6.4 में जल की अवस्था परिवर्तित हो जाती है, मतलब ठोस से द्रव अथवा गैस से द्रव में परिवर्तन हो जा रहा है। इसी चीज़ को दिखाया गया है 6.3 और 6.4 में। 6.5 में क्या दिखाया कि आरी के ब्लेड का रंग गर्म करने पर परिवर्तित हो जाता है। जब आरी के ब्लेड को गर्म करते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ये सभी क्या है, एक प्रकार के परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। तो अब जानेंगे कि क्या भौतिक परिवर्तन है और क्या रासायनिक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया गया है कि पदार्थ के आकार, क्या पदार्थ के आकार, आमाप मतलब होता है साइज, आकृति बोलते हैं उसको, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। तो कोई भी पदार्थ हो उसका आकार, आकृति, रंग, अवस्था का मतलब ठोस, द्रव, गैस, ये सभी गुण क्या होते हैं, उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। तो ये होता है भौतिक गुण। अब हम जानेंगे भौतिक परिवर्तन होता क्या है। लिखा है वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो भौतिक गुण है, आकार में परिवर्तन हो जाता है, साइज में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। तो किसी भी पदार्थ
के भौतिक गुणों में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ परिभाषा है, इसको आप समझ लीजिए कि वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि जिसका परिवर्तन होकर कोई पदार्थ बना है, फिर उसी पदार्थ से आप उस मूल पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब कि इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बस केवल परिवर्तन हो जाता है और उसी परिवर्तन को आप चेंज करके फिर उस मूल पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। उसी को कहते हैं उत्क्रमणीय। सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर सकते हैं इसका। आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे प्रकार के परिवर्तन पर विचार करते हैं। दूसरा हमारा परिवर्तन है क्या? रासायनिक परिवर्तन। दिया है कि लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भलीभांति परिचित हैं। तो सभी जानते हैं लोहे में जंग लगता है, तो ये ऐसा परिवर्तन है, ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। आगे आप जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले छोड़ दें तो इस पर क्या होता है? भूरे रंग का पदार्थ की परत जम जाती है लोहे पर, तो वही क्या कहलाती है? लोहे पर जंग लगना। यह पदार्थ क्या है? क्या कहलाता है? जंग कहलाता है, और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचों या पार्क आदि में रखी लोहे की बेंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी रहती है उसमें जंग लग जाती है। तो आप देखे होंगे, आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि जब आप कोई लोहे का सामान कहीं ऐसे खुला छोड़ देते हैं छत पर या कहीं बाहर, तो आप कुछ दिनों बाद देखते हैं उस पर जंग लग जाता है। वो भूरे रंग की एक परत जम जाती है उस लोहे पर, तो वही होता है जंग लगना। तो ये एक प्रकार का क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। आप आगे समझेंगे कि किस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार जो है लोहे का सामान रखा हुआ है कबाड़े में, सभी पर जो है भूरे परत की पदार्थ दिखाई दे रहा, वही क्या है? जंग है। आप घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़े आदि को वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उसमें जंग लग जाती है। तो आप कुल्हाड़ी हो, हथौड़ा, कोई भी चीज़ हो, अगर आप खुले में रख देंगे तो उसमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाती है। तो आप रसोई में देखे होंगे कि जो लोहे का तवा होता है वो भी कुछ समय बाद जो है उसमें जंग लग जाती है, क्योंकि वो भी खुला पड़ा रहता है। वो गीला, बाहर उसको धोने के लिए क्या करते हैं? उसको गीला कर देते हैं, और जो वायु होती है इन दोनों के योग से जो है परिवर्तन होता है और उसमें जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं है, तो जो एक परत जमती है भूरे रंग की लोहे पर, तो वो क्या होता है? लोहा नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको जानना है कि जो जंग होता है, लगता है, वो लोहा नहीं है। जंग उस पदार्थ लौह से भिन्न होती है। मतलब जो जंग लगता है पदार्थ पर वो लोहे से भिन्न होती है जिस पर यह लगती है। कुछ सावधानी बरतनी है। यहाँ पर फीते, मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार की ओर लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। तो जब भी मैग्नीशियम का जो फीता होता है अगर जल रहा होता है तो उसे लंबी अवधि तक देखना हानिकारक हो सकता है। शिक्षक को बच्चों को बताना चाहिए कि वे जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक टकटकी लगाकर ना देखें। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, जो पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस में, तो यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। मैग्नीशियम की पतली पट्टी, फीता अथवा तार का टुकड़ा लीजिए। इसके सिरों को रेगमार से साफ कर लीजिए। सिरे को मोमबत्ती की लौ के पास लाइए या चमकदार श्वेत प्रकाश
देती हुई जलने लगती है। तो जब भी मैग्नीशियम की तार हो या फीता हो, उसको उसके एक सिरे को अगर हम मोमबत्ती की लौ के पास लाते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है, चमकदार श्वेत प्रकाश दिखाई देती। मतलब जब जलती है तो किस प्रकार जलती है, सफ़ेद प्रकाश में जलती है। पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म या पाउडर शेष रह जाती है। जलने के बाद क्या निकलता है, सफ़ेद भस्म या पाउडर निकलती है। या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो मैग्नीशियम का जो फीता होता है, उसको जब जलाते हैं तो वो जो राख किस प्रकार क्रिया करता है, यहाँ पर समीकरण दिखाया गया है। इसको आप नोट कर लीजिए, बताते हैं ये क्या है। ये जो मैग्नीशियम यहाँ पर लिखा गया है वो मैग्नीशियम की तार या फीता है। और जब भी जलाते हैं तो कोई भी वस्तु जलती है तो किसकी उपस्थिति में जलती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन से वो क्रिया किया। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो भस्म के रूप में, पाउडर के रूप में नीचे इकट्ठा हो जाती है। जो शेष पाउडर के रूप में बचता है जलाने के बाद, वही क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक, तो ऐसे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये समीकरण है, आप समझ गए होंगे कि मैग्नीशियम जब जलता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो शेष बचता है राख के रूप में। यहाँ पर ध्यान देना कि लिखी समीकरण गणित में प्रयुक्त समीकरणों से क्या होता है, भिन्न होता है। इस प्रकार के समीकरणों में तीर का अर्थ है बनाना या हो जाता है। तो यहाँ पर जो तीर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, इसका अर्थ होता है बनना या हो जाता है। जब इन दोनों की क्रिया होगा तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये गणित का समीकरण नहीं है। इस पुस्तक में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और ना ही आज छात्रों से अपेक्षित है। कहने का मतलब यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है तो ये संतुलित समीकरण नहीं है। आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 अणु है यहाँ पर, और मैग्नीशियम का 1 है, लेकिन यहाँ पर Mg मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एक एक अणु को प्रदर्शित किया गया है। कहने का मतलब अगर इसको संतुलित करेंगे, यहाँ पर 4Mg होगा और यहाँ पर 2O2 होगा, तब जाकर यहाँ हम 4 लिख सकते हैं, 4Mg हो। तब आप देख रहे हैं कि Mg की वैल्यू भी, अणु जो होंगे 4 होंगे और ऑक्सीजन के अणु भी 4 होंगे। अब यहाँ पर क्या कहा है कि भस्म को एकत्रित करके इसमें जल की कुछ मात्रा लीजिए, मिलाइए, मिश्रण जलीय विलयन को अच्छी तरह हिलाइए। तो जल में क्या मिलाना है, भस्म जो निकला था मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसी को जल में मिलाना है। मिश्रण को लाल और नीले लिटमस पत्र पर परीक्षण कीजिए। अब क्या करेंगे, विलयन को लाल या लिटमस पेपर पर हम गिराएंगे। इस परीक्षण के आधार पर आप जलीय विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे, अम्लीय अथवा क्षारकीय। भस्म को जल में घोलने पर यह नया पदार्थ बनाती है। इस परिवर्तन में निम्नलिखित समीकरण के द्वारा लिखा जाता है। तो जल में हमने क्या मिलाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जल तो था ही, तो दोनों के योग से क्या बना, दोनों के क्रिया से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो मैग्नीशियम को जलाया गया था तो क्या बना था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो पाउडर था, भस्म था, उसको जल में घोल लिया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसी को क्या किया गया, लिटमस पेपर पर डाला गया। क्या किया गया, लिटमस पेपर पर डाला गया। तो आप इसमें देख रहे हैं हाइड्रोक्साइड, जहाँ भी OH आपको दिखाई देता है वो क्या होता है, OH- होता है। तो वो क्या प्रदर्शित करता है, ये एक प्रकार का यौगिक क्या है, एक प्रकार का क्षारक है, मतलब बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है।
अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य पदार्थ है, एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। तो आपने क्या देखा कि मैग्नीशियम को जलाया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब जल में घोला गया तो क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये हाइड्रोक्साइड को जब लिटमस पेपर पर डाला गया तो क्या किया, नीले को लाल कर दिया। तो इसका मतलब लाल लिटमस को नीला कर दिया। तो इसका मतलब ये क्या है, एक प्रकार का क्षारक है। जहाँ भी OH आपको दिखाई देगा जिस भी यौगिक में, तो वो एक प्रकार का क्षारक होता है। अगला क्रिया को यहाँ पर दिया है, चम्मच कॉपर सल्फेट नीला थोथा। यहाँ एक चीज़ आपको याद रखना है कि कॉपर सल्फेट CuSO4 क्या होता है, CuSO4, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट या नीला थोथा। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि नीला थोथा क्या होता है। तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट को बोलते हैं नीला थोथा। इसका रासायनिक रूप से ऐसे लिख सकते हैं, CuSO4। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया है और इसमें जो है ब्लेड को डाला गया, जो एक प्रकार का क्या है, लोहे के साथ अपक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट विलयन के रंग में परिवर्तन। यहाँ पर क्या दिया है कि इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाई हैं, आपको नीले रंग के विलयन मिल जाएगा। अच्छा, तो पहले में क्या किया गया है, कॉपर सल्फेट विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया गया पहले वाले में, ये कॉपर सल्फेट का एक विलयन है, इसमें मिलाया गया है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो मिलाने पर क्या हुआ, इसका रंग नीला हो गया। लेकिन दूसरे में क्या है, एक ब्लेड डाला गया है जो क्या है, आयरन होता है। तो इसका रंग कैसा हो गया, कॉपर सल्फेट का हल्का हरे रंग में परिवर्तित हो गया। तो ये एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर क्या दिखाएगा, आपको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अपक्रिया के कारण होते हैं। विलयन के रंग के नीले से हरा हो जाना एक क्या है, एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। तो लोहे की कील पर भूरा निक्षेप क्या होता है, कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है, जो एक अन्य नया पदार्थ है। हम इस अपक्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो पहला जो अपक्रिया हुआ था, हम देखते हैं, ये एक कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया था जिसको नीला थोथा बोलते हैं, CuSO4। ये क्या है, नीला थोथा, और इसमें लोहा आयरन डाला गया था। तो बनेगा क्या, आयरन सल्फेट विलयन FeSO4, जो हरे रंग का होगा, और कॉपर भूरे रंग का निक्षेप अलग हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक नया पदार्थ बना, आयरन सल्फेट। तो ये एक नया पदार्थ बना, इससे अब हम कॉपर सल्फेट नहीं बना सकते हैं।
तो इसमें रासायनिक परिवर्तन में आप क्या देखेंगे कि जब भी दो यौगिकों का रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उससे एक नया पदार्थ बनेगा, एक नया यौगिक बनेगा। तो रासायनिक परिवर्तन में यही होता है कि एक नया पदार्थ बनता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई नया पदार्थ नहीं, केवल परिवर्तन होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो आप इस समीकरण को नोट कर सकते हैं कि किस प्रकार अपक्रिया करेगा और क्या बनाएगा। यहाँ पर दिया है 1 चम्मच सिरका लीजिए, परखनली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए, इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए। आपको बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी और गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे। चित्र 6.5 में दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के पानी में से गुजारिए। तो ये जो गैस निकल रहा है इसको कहाँ से गुजारना है, चूने के पानी से, चूने के पानी में। और चूने का पानी तैयार करने की विधि अध्याय 5 में हमने बताया था कैसे बनाना है, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। उसमें बुझा हुआ चूना मिलाते हैं, उसको कुछ देर के लिए रख देते हैं, फिर इसको निथार कर चूने का पानी ऊपर से अलग कर लेते हैं, वही होता है चूने का पानी। अब देखते हैं कि हमने क्या मिलाया, सिरका। सिरका क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। और फिर खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको मिलाया। सिरके में क्या मिलाया, खाने का सोडा, तब क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। जो गैस के रूप में बुदबुदाहट आपको सुनाई दे रही थी वो क्या थी, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। और कुछ अन्य पदार्थ बनेंगे। फिर इस गैस को क्या करेंगे हम, एक चूने के पानी, तो ये सिरका और खाने का सोडा इसमें मिश्रण है, इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था उसको यहाँ से गुजारेंगे और ये कहाँ पर जाएगा, चूने के पानी में। अब चूने के पानी में जाने के बाद क्या होगा, उससे क्या करेगा, अपक्रिया करेगा। अब अपक्रिया हम देखते हैं उससे क्या बनता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अपक्रिया क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और चूने का पानी CaOH का होल ट्वाइस, क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, चूने का पानी। तब क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के ऊपर से गुजारेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और जल अलग हो जाएगा। तो ये है अपक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के साथ अपक्रिया, और बनेगा नया पदार्थ क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सभी अपक्रिया जितने भी हमने बताए हैं सबको आप नोट कर लीजिए। तो ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है डायरेक्ट कि कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी की अपक्रिया से कौन सा पदार्थ, नया पदार्थ बनता है, वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट। आप अपक्रिया याद करे रहेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में और याद करने में। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब बनता है तो वो क्या करता है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो चूने का पानी जो केवल दिख रहा था, जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें गुजारते हैं तो अपक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिससे चूने का पानी क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही दूधिया हुआ था, क्योंकि एक नया पदार्थ बना था कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक मानक परीक्षण है। आप इसका उपयोग अध्याय 10 में यह दिखाने के लिए करेंगे कि हम श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इसका उपयोग हम करेंगे अध्याय 10 में, वहाँ पर समझेंगे। अब हम आते हैं, अब यहाँ पर दिया गया है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। तो हमने यही बताया था, अभी तक जितने भी हम क्रियाकलाप देखते आए हैं तो उसमें यही चीज़ दिखाया गया है कि हर समीकरण में, हर अभिक्रिया में
जो रासायनिक अपक्रिया हो रही थी उसमें एक नया पदार्थ बन रहा था, एक या दो नया पदार्थ बन रहा था। तो हमने क्या बताया था कि ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जब भी रासायनिक अपक्रिया होती है तो एक अथवा एक से अधिक क्या बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं। तो वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अपक्रिया भी कहते हैं। तो जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है उसको क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया। तो ये रासायनिक अपक्रिया के द्वारा ही हो रहा है, इसी वजह से इसको रासायनिक अपक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, तो हमारे अंदर जो भोजन का पाचन है वो भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। अंगूरों का किण्वन ये भी रासायनिक परिवर्तन है। आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। औषधि, जो औषधि बनाते हैं वो भी रासायनिक अपक्रियाओं के द्वारा ही बनाया जाता है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक और अपमार्जकों मतलब डिटर्जेंट्स, जिसको आप सर्फ बोलते हैं, को रासायनिक अपक्रियाओं के द्वारा ही बनाया जाता है। जो प्लास्टिक बनते हैं, डिटर्जेंट बनते हैं, ये सभी क्या होते हैं, रासायनिक अपक्रियाओं के द्वारा ही बनाए जाते हैं। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों के अध्ययन करके की गई है। तो जो भी नए पदार्थ बने हैं, बनाए गए हैं, वो सभी रासायनिक परिवर्तनों के आधार पर ही बनाए गए हैं। कि कई सारे रासायनिक परिवर्तन किए गए हैं, तब वहाँ से हमें ये सब प्राप्त हुआ है। ये वहीं से खोजे गए हैं, नए पदार्थ हमें प्राप्त हैं, उपलब्ध हैं। कि रासायनिक परिवर्तन में एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। तो नए उत्पादों या पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। मतलब जब भी रासायनिक अपक्रिया होती है तो कुछ क्या होते हैं, नए पदार्थ बनते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी घटनाएं होती हैं। क्या क्या घटनाएं होती हैं कि उसमें से हो सकता है ऊष्मा भी निकले, प्रकाश भी निकले, या अन्य प्रकार के विकिरण। उदाहरण के लिए पराबैंगनी का निर्मुक्त का मतलब होता है बाहर निकलना, या उनका अवशोषण होता है, अवशोषित होना। तो जब भी रासायनिक अपक्रिया होगा तो कुछ नए पदार्थ बनेंगे और उसके साथ साथ कुछ ऊष्मा भी निकल सकती है, प्रकाश भी हो सकता है, उनका अवशोषण भी हो सकता है, ध्वनि का उत्पन्न होना, ध्वनि भी उत्पन्न हो सकता है। आपने देखा कि जब सिरके में खाने का सोडा मिलाया गया था तब उसमें से क्या निकल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा, बुदबुदाहट के साथ। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ से ध्वनि आपको सुनाई दे रही थी बुदबुदाहट की, तो वो क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रहा था। और क्या हो सकते हैं रासायनिक क्रिया में, गंध में परिवर्तन होना। तो कुछ गंध में परिवर्तन भी हो सकता है। जब आपने अपक्रिया नहीं किया था तो गंध कुछ और था, और जैसे ही आपने रासायनिक अपक्रिया कराई तो उसमें से कुछ अजीब सा गंध आने लगा, अथवा किसी नई गंध का बनना हो सकता है। और रंग में परिवर्तन भी हो सकता है। तो आपने देखा था कि कॉपर सल्फेट विलयन में जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया गया था तो उसका रंग परिवर्तित हो गया था, नीले रंग में परिवर्तित हो गया था। और उसी विलयन में जब आयरन मिलाया गया था तो क्या हुआ था, उसका रंग हल्का हरा हो गया था। तो रंग में भी परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन में। किसी गैस का बनना, तो किसी गैस का बनना भी हो सकता है। तो हमने बताया था सिरका और खाने का सोडा जब मिलाया गया था तो एक गैस बनी थी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो रासायनिक अपक्रिया में जो नए पदार्थ बनते हैं तो उसके अलावा इतने पॉइंट्स जो हमने बताए ये भी हो सकते हैं उस अपक्रिया में। आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। तो आप कुछ भी जलाइए, चाहे जो पदार्थ हो,
तो वो हमेशा रासायनिक परिवर्तन ही होगा। तो यहाँ से पूछा भी जा सकता है कोयले का जलना कैसा परिवर्तन है, भौतिक या रासायनिक। बहुत लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और भौतिक परिवर्तन मारकर चले जाते हैं। तो कोयला का जलना, लकड़ी का जलना, पत्तियों का जलना, कागज़ का जलना, ये सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और मैग्नीशियम के फीते का जलना क्या है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना, यहाँ पर लिखा है ना, किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कोई भी पदार्थ आप जलाएंगे तो वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन ही होगा। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। तो कोई भी पदार्थ आप जलाएंगे तो हमेशा ऊष्मा का उत्पादन भी होगा। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं ऐसे विस्फोट से क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, प्रकाश होता है, ध्वनि होता है और अरुचिकर गैस उत्पन्न होती है जो वायुमंडल के लिए हानिकारक होती है, जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है। इसलिए आपको पटाखे ना जलाने की सलाह दी जाती है। जब भोजन बासी हो जाता है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें से क्या आती है, दुर्गंध आती है। तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। उसमें जो है जीवाणु जो है क्रिया करने लगते हैं, उसमें वृद्धि होने लगता है, जिससे भोजन सड़ने और गलने लगता है और उससे दुर्गंध आने लगता है। सुरक्षात्मक आवरण, ये आपने वायुमंडल में ओजोन परत के बारे में पढ़ा होगा। ओजोन परत यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण होती है उससे बचाती है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। तो क्या हम ऑक्सीजन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जो ओजोन O3 बोलते हैं इसको, ये क्या होता है, जो ओजोन परत होती है उसके द्वारा अवशोषित हो जाती है। अवशोषित होने के बाद क्या होता है, वो O2 में इसको परिवर्तित कर देती है। यहाँ पर लिखा है कि पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है। तो इसका मतलब O3 को कुछ भाग इसका अवशोषित करके O2 में चेंज कर देता है। अगर यहाँ 2O3 लिखेंगे तो यहाँ पर 3O2 हो जाएगा। यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती। तो पराबैंगनी विकिरणों से क्या होता है, त्वचा कैंसर भी होता है। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है। तो जो ओजोन परत होती है वो एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक आवरण है, जो हमें या अन्य जंतुओं को जो है पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। संभवतः हम देखते हैं कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल ना खाया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े क्या हो जाते हैं, भूरे रंग के हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। किसी सेब का एक टुकड़ा काटिए और उसे कुछ देर ऐसा ही छोड़ दीजिए तो वो थोड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम आलू अथवा बैगन के टुकड़े के साथ दोहराएं तो ये भी क्या होते हैं, इसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है। तो ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन क्या होता है, किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है। ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर एक चीज़ और, आप पत्तियाँ जो प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन बनाती हैं तो ये भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर है उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण भी
की जो अपक्रिया होती है वो भी रासायनिक परिवर्तन है। इसमें अम्ल और क्षार की अपक्रिया कराई जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। जब भी अम्ल और क्षार की अपक्रिया होगी इसको क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। वो एक रासायनिक परिवर्तन है। अब हम देखते हैं कि जो लोहे में जंग लगता है वो कैसे लगता है, किन किन चीज़ों से लगता है। हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें क्या करता है? नष्ट कर देता है। लोहे का उपयोग सेतु, जहाज, कार, ट्रक आदि की ढांचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। अब जंग लगने की प्रक्रिया को हम निम्नलिखित समीकरण से समझ सकते हैं कि जंग किस प्रकार जो है लगता है। लोहे, ऑक्सीजन, तो वायु में जो ऑक्सीजन होता है वो, और जो आर्द्रता होती है, जलवाष्प होती है, मतलब जल उसको कह सकते हैं। वायुमंडल में जो जलवाष्प होती है और वायु में जो ऑक्सीजन होती है उसकी जो है लोहे के साथ अपक्रिया होती है और लोहे पर एक परत जम जाती है जिसको जंग कहते हैं। और वो परत क्या होती है? आयरन ऑक्साइड होती है। आयरन ऑक्साइड, इसको आप याद रखिए। जो जंग जमा होता है लोहे पर वो Fe2O3 होता है। क्या होता है? Fe2O3 फेरस ऑक्साइड होता है, सॉरी फेरिक ऑक्साइड होता है। एक होता है फेरस, एक होता है फेरिक। तो यहाँ पर ये फेरिक ऑक्साइड इसको बोला जाता है। सीधा साफ समझिए, आयरन ऑक्साइड इसको बोलते हैं। जब आप और ऊंचे कक्षा में की किताब पढ़ेंगे हाई स्कूल की, तब आपको ये समझ में आएगा ये फेरस है या फेरिक ऑक्साइड है। तो ये फेरिक ऑक्साइड है। अगर यहाँ पर Fe2O2 लिखा होता तो फेरस हो जाता, लेकिन यहाँ पर O3 लिखा हुआ है। तो आप समझिए कि जब भी लोहे के साथ ऑक्सीजन और जल क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। तो इस समीकरण को आप नोट कर लीजिए एक जगह और इसको समझ जाइए कि क्या क्या अपक्रिया होता है लोहे के साथ जब वो खुले में छोड़ दिया जाता है लोहे को। तो खुले में छोड़ने का मतलब वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। तो जब भी आप खुले में छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और उसके साथ साथ जलवाष्प के साथ क्रिया करेगा। ये दोनों चीज़ उपस्थित होंगे तभी जंग लगेगा। ऑक्सीजन भी उपस्थित होना चाहिए और जल भी। तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा होती है, नमी होती है, आर्द्रता होती है, उसी के साथ ये अपक्रिया करके जंग मतलब आयरन ऑक्साइड बनाते हैं लोहे पर, इसको जंग कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प इसी को बोलते हैं, दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो हमने क्या बताया कि जंग लगने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए और जल या जलवाष्प चाहिए, दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है जंग लगने के लिए। तो ये चीज़ आप याद रखिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। इसका अपक्रिया का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए कि जंग लगने की प्रक्रिया, फिर आप समीकरण लिख लीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो, यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो अर्थात नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है। तो यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो अर्थात नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है। तो इसका मतलब वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो अर्थात नमी अधिक हो तो जंग क्या होता है? जल्दी लगता है। तो जब भी जलवाष्प की मात्रा या नमी की मात्रा जल्दी जंग लगने की शिकायत करती है क्योंकि वह समुद्र तट के निकट रहती है। तो इसका मतलब जो समुद्र के निकट होते हैं वहाँ पर लोहे की वस्तुएं में जो है जंग जल्दी लगता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर आप समुद्र तट के किनारे हैं तो वहाँ पर अगर लोहे की वस्तुओं को रखेंगे
तो उस पर जंग जो है जल्दी लगेगा, क्योंकि वहाँ की वायु में क्या होती है, जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है। अब जो जंग लगते हैं तो उसको कैसे बचाएंगे, कैसे रोकथाम करेंगे? इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीस, पेंट और ग्रीस की एक परत चढ़ाना है। तो लोहे को बचाने के लिए क्या किया जाता है, उस पर पेंट किया जाता है या ग्रीस की एक परत चढ़ाई जाती है। उसी से जो है हम लोहे को बचा सकते हैं जंग से। वास्तव में लोहे सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट व ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए। तो समय लोहे पर जो है नियमित रूप से पेंट और ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे उनमें जंग लगने से रोका जा सके। एक और अन्य उपाय है कि लोहे के ऊपर किसका क्रोमियम अथवा जिंक, जिसको जस्ता बोलते हैं, जैसे किसी धातु की परत चढ़ाना है। तो ये और उपाय है पेंट और ग्रीस के अलावा कि लोहे के ऊपर, यहाँ पर आपको यही नोट करना है कि लोहे के ऊपर जो है क्रोमियम Cr बोलते हैं इसको, और जस्ता जिसको जिंक बोलते हैं, जैसे किसी धातु की परत चढ़ाना है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो कभी कभी पूछता है गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन। तो ये चीज़ आपको नोट करना है। तो ये भी एक प्रक्रिया है लोहे को जंग से बचाने के लिए। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे की पाइप यसद लेपित होती है। तो जो भी लोहे की पाइप घरों में लगी होती है पानी की आपूर्ति के लिए, तो वो वैसे तो लेपित होती है, मतलब उस पर जो है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई हुई होती है, जिससे क्या होता है, उस पर जंग नहीं लगता है। अब यहाँ पर समुद्र की बात की गई है। समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। तो जो लवण युक्त जल होते हैं, मतलब जल में अगर नमक मिला होता है तो वो जंग लगने के प्रक्रम के दर को बढ़ा देता है। तो कहने का मतलब, अगर लोहा जो है लवण युक्त जल के संपर्क में रहता है और वायुमंडल के संपर्क में रहता है तो जंग तेज़ी से लगता है। तो लवण युक्त जल जो होता है वो जंग लगाने की प्रक्रिया को क्या करता है, उस प्रक्रिया को बढ़ा देता है, जंग लगाने की दर को बढ़ा देता है लवण युक्त जल। तो यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ है। अतः जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उनमें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। तो इसीलिए जो जहाज़ पानी में चलते हैं वो कैसे जल में चलते हैं, वो लवणयुक्त जल होते हैं। इसी वजह से उसमें जंग जो है, जंग से काफ़ी क्षति होती है लोहों की। यही नहीं, जहाज़ों के लोहे के कुछ भाग जहाज़ों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है। तो हर वर्ष जो है जहाज़ में जो लोहे के कुछ भाग होते हैं उसको बदल दिया जाता है, क्योंकि वो जल्दी जंग लग जाता है, क्योंकि लवणयुक्त जल होता है। हालांकि इसमें जो लोहे लगे होते हैं वो जंगरोधी होते हैं, लेकिन लवणयुक्त जल की वजह से वो थोड़े जंग उस पर लग जाते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। स्टेनलेस स्टील, जो स्टेनलेस स्टील लोहा होता है
तो स्टेनलेस स्टील लोहा क्या होता है, यहाँ पर हम समझेंगे। ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। स्टेनलेस स्टील लोहा होता है, इसमें कार्बन, क्रोमियम, निकिल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। ये क्यों बनाया जाता है? जिससे जो है लोहे पर जंग ना लगे। तो इसीलिए स्टेनलेस स्टील लोहा जो होता है उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। कार्बन और क्रोमियम, निकिल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, जिससे क्या होता है इसमें जंग नहीं लगता है। तो ये चीज़ आपको नोट कर लेना है, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अब आते हैं क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण होता क्या है? साधारण नमक जिसे बोलते हैं को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता है। तो जो वाष्पन विधि द्वारा समुद्र जल से नमक प्राप्त किया जाता है वो शुद्ध नहीं होता है, उसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण। तो किसी भी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल को उनके विलयन से प्राप्त करने का जो प्रक्रम होता है, जो प्रक्रिया होता है, वो क्या कहलाता है? क्रिस्टलीकरण कहलाता है। और ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि क्रिस्टलीकरण क्या है? एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन होता है। बहुत लोग यहाँ पर गलती करेंगे। क्रिस्टलीकरण क्या है? एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। अभी हम क्रियाकलाप द्वारा देखते हैं कि किस प्रकार जो है बनाया जाता है क्रिस्टल। यहाँ पर सावधानी दी गई है, क्या दी गई है? केवल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग करें। तो जब भी आप सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं प्रयोगशाला में किसी अभिक्रिया में, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक होते हैं। अगर ये त्वचा पर आपके पड़ जाते हैं तो वहाँ पर जल जाता है त्वचा, इसीलिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करना चाहिए। तनु का मतलब होता है इसका जो प्रभाव है थोड़ा कम रहता है, और सांद्र जो होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, उसका प्रभाव बहुत तेज़ होता है, वो त्वचा पर पड़ते ही तुरंत जल जाता है। जल को उबालते समय सतर्क रहें। तो जल में जब भी सल्फ्यूरिक अम्ल डालकर उबालते हैं तो हमें उस टाइम सतर्क रहना चाहिए। ये सब शिक्षक की उपस्थिति में करना चाहिए। अम्ल का उपयोग क्रियाकलाप 6.9 में अम्ल का उपयोग किया जाना है, अतः इसे शिक्षक की उपस्थिति में किया जाए। तो ये इस क्रियाकलाप में जो है अम्ल का उपयोग किया गया है, तो ये हमेशा जो है शिक्षक की उपस्थिति में करना चाहिए, नहीं तो विद्यार्थियों को दिक्कत हो सकती है। किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालिए। तो क्या लेना है? 1 कप जल लेना है बीकर में और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदें डालना है और उसको गर्म करना है। तो गर्म करते समय हमें जो है ध्यान देना है कि कहीं वो छलक ना जाए। जब भी जल उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण, कॉपर सल्फेट हमने क्या बताया था? नीला थोथा होता है, CuSO4। कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं? नीला थोथा। उसका चूर्ण इसमें डालते रहेंगे। जब ये जल जो है उबलना आरंभ कर देगा तब उसमें हम क्या डालेंगे? धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण, और डालकर चलाते रहेंगे। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव ना हो। मतलब तब तक हम कॉपर सल्फेट को उसमें घोलते रहेंगे जब एक स्थिति आ जाए कि कॉपर सल्फेट घुलना बंद हो जाए, तब तक हम घोलेंगे। जब घुलना बंद हो जाए तो हम बंद कर देंगे घोलना। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। आप क्या करेंगे? विलयन को
फ़िल्टर पेपर लेकर उसको छान लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिला डुलाकर या अन्य किसी प्रकार ना छेड़े। मतलब जब विलियम ठंडा हो रहा हो तो उसको छेड़ना नहीं है, हिलाना डुलाना नहीं है, उसको कुछ देरी तक छोड़ देना है ऐसे ही। कुछ समय बाद विलयन को देखिए, क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं? अगर ऐसा नहीं दिखाई देता है तो आप कुछ समय और उसको छोड़ दीजिए। कुछ समय और छोड़ने के बाद जब आप उसको देखेंगे विलयन को, तो उसमें कुछ क्रिस्टल दिखाई देंगे। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण कहलाती है। तो विलयन में क्रिस्टल आपको दिखाई दे रहा, वो शुद्ध उस पदार्थ का शुद्ध रूप है, शुद्ध क्रिस्टल बोल सकते हैं उसको। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण। ये आप देख रहे हैं फिगर में, ये जो क्रिस्टल का रूप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखाई दे रहा है क्रिस्टल, चमकीला, वो क्रिस्टल है कॉपर सल्फेट का। तो इस प्रकार जो है हम क्रिस्टलीकरण कर सकते हैं। और क्रिस्टलीकरण क्या है? भौतिक परिवर्तन है। आपको हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इतने तो है इस सब चैप्टर में इम्पॉर्टेंट। अब सारांश देखते हैं चैप्टर का। परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक है भौतिक परिवर्तन, एक है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं, ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। तो ये हम बता चुके। फिर रासायनिक परिवर्तनों में क्या होते हैं? नए पदार्थ बनते हैं, ये भी हम बता चुके हैं। कुछ पदार्थों का क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयों में शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, ये अभी हमने बताया। तो इतने थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर में। एक और चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पर। चैप्टर के लास्ट में इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया रहता है, क्या आप जानते हैं? तो वो भी हम देख लेते हैं। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, उसके पास एक लौह स्तंभ है जो 7 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। तो कुतुब मीनार के पास क्या है? एक लौह स्तंभ। आप चित्र में आप देख रहे होंगे, यही है लौह स्तंभ। ये कुतुब मीनार के पास देखने को मिलेगा। ये 7 मीटर लगभग ऊंचा है, 7 मीटर से ज़्यादा है। इसका भार कितना है? 6000 किलोग्राम, मतलब 6 कुंतल बोल सकते हैं। 6 कुंतल है या 6000 किलोग्राम से अधिक है इसका भार। इसे 1600 वर्ष से भी अधिक पहले बनाया गया था। ये कितने वर्ष पहले बनाया गया था? 1600 से भी अधिक वर्ष बनाया गया था। इतने वर्षों में भी इस पर जंग नहीं लगी है। इतने वर्ष हो गए और ये खुला वायुमंडल में भी है, लेकिन इस पर जंग नहीं लगा है। इसके जंग प्रतिरोधक गुण और उसके आमाप साइज की वजह से विश्व भर के सभी भागों के वैज्ञानिकों के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। तो इसमें जंग नहीं लगा इतने सालों से, इसी वजह से जो वैज्ञानिक है इसका परीक्षण किए हैं कि क्यों इसमें जंग नहीं लगा है। इससे यह जानकारी मिलती है कि अब से 1600 वर्ष पूर्व भारत में धातु प्रौद्योगिकी में कितना विकास हो चुका था। तो यहाँ से एक चीज़ पता चलता है कि जो 1600 वर्ष पूर्व ये बनाया गया था लौह स्तंभ, तो इसका मतलब भारत में धातु प्रौद्योगिकी में विकास हो चुका था, इसी वजह से इसमें जंग नहीं लगा। तो वीडियो आपको कैसे लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, लाइक करिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।